नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बीजापुर जिले में नक्सली हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नक्सलियों ने एक बार फिर 2 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने इन ग्रामीणों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीणों को हैरान और परेशान किया है। हाल ही में बीजापुर के पोद्दा कोरमा गांव में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसमें एक 13 साल का छात्र भी शामिल था। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल भी होगा हमारे साथ। सवाल है कि जब नक्सलियों की पैठ उन्हीं के गढ़ में कमजोर हो रही है तो उनका आसान टारगेट गांव वाले ही हैं। क्या अबूझमाड़ के इलाके में जब नक्सलियों की सफाई हो रही है तो वो तिलमिलाए हैं? क्या नक्सली सुरक्षा बलों के एक्शन से हताश और हैरान हैं? दरअसल बीजापुर के पोद्दा कोरमा गांव की घटना के बाद एक बार फिर माओवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बीजापुर थाना इलाके के सेंड्राबोर और एमपुर गांव में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इनमें से एक सरेंडर नक्सली भी शामिल है। ग्रामीणों की हत्या क्यों की गई है, इसके बारे में नक्सली संगठन की तरफ से कोई बयान या पोस्टर जारी नहीं किया गया है। दरअसल इससे पहले पोद्दा कोरमा गांव में माओवादियों ने दबिश देकर 3 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों ने इन ग्रामीणों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतकों का नाम समैया और वेको देवा है। समैया पहले नक्सली था, उसने इसी साल सरेंडर किया है। वहीं वेको देवा ग्रामीण है। बीजापुर में 7 दिन में ये 5वीं हत्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद नक्सली शनिवार रात बड़ी तादाद में सेंड्राबोर और एमपुर पहुंचे और 2 लोगों को उठा ले गए। नक्सलियों ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने गांव में ही लाश फेंक कर भाग गए। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की एंट्री बहुत पहले हो चुकी है। सुरक्षा बल बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एनकाउंटर में कई टॉप नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। कई छोटे बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि उनके लिए अब सही समय नहीं है, उनका अंत होना तय है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद समझेंगे क्या कुछ चीजें चल रही हैं। हमारे साथ हैं एमपी नथानिएल साहब, रिटायर्ड आईजीपी सीआरपीएफ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक कुमार साहब हैं, पूर्व आईजी बीएसएफ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, एक अपडेट आपसे और उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मामले में जानकार है, उनसे भी समझेंगे इस मामले को। क्या है अपडेट, ताजा मामला क्या है? देखिए, बीते 7 दिनों में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों की हत्या की है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में हत्याएं हुई है। ये पामेड़ थाना क्षेत्र के यमपुर और सेंड्राबोर के इलाके में नक्सली देर रात शनिवार को हथियारबंद कुछ नक्सली धमक गए और इसमें से एक जो समर्पित नक्सली था उसकी हत्या की, साथ में एक ग्रामीण की हत्या की। यहाँ पर ना तो कोई नक्सलियों ने पर्चा फेंका है, हत्या करने के बाद नक्सली फरार हो गए। सबसे बड़ी बात है कि देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे जो नक्सली हैं बौखलाए हुए हैं। जो उनका साफ टारगेट है, अब वो ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरीके से 7 दिनों में 2 हत्याएं की हैं, इससे कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है कि नक्सली कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई में ना तो डीआरजी के जवानों का मुकाबला कर पा रहे हैं, ना तो सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशनों का सामना कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही पंकज आपने कहा। नथानिएल साहब, एक बड़ा सवाल ये कि क्या वजूद खतरे में है और अब ये नक्सली समझ चुके हैं? क्या यही वजह है कि मुखबिरी के शक में या किसी भी इल्जाम में किसी की हत्या कर दी जा रही है? क्या अब नक्सली समझ चुके हैं कि उनके गुप्त ठिकाने भी अब महफूज नहीं है? बिल्कुल सही है। ये पहले से इनको पता था कि जो खबरें फोर्सेस को जा रही हैं ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, उसके अलावा इनपुट से भी उनको जानकारी मिल जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये कहाँ पर छिपे हुए हैं। तो इसके वजह से उनको लगता है कि कई गांव वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बीच में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने इस तरीके का कार्रवाई की कि 3 लोगों को पहले मारा और 2 लोगों को कल रात को मारा। इससे ये लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं
कि अगर आप में से कोई खबर देगा तो उसका यही हालत होगा। और इसमें यह भी है कि इन लोग को जो पहले 3 आदमियों को मारे थे, उनमें एक तो बिल्कुल छोटा ही था, छात्र था, और इसलिए मारा कि उसका कोई पुलिस वालों से रिश्तेदारी थी। और 2 को इसलिए मारा क्योंकि उनका एक सरेंडर्ड नक्सलाइट था। तो इसके वजह से वो लोग सोचते हैं कि इनके द्वारा खबरें सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचाई जा रही हैं। और इसके अलावा ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अगर किसी ने इस तरीके की हिम्मत की सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर देने की, तो उनका यही अंजाम होगा। तो ये बेसिकली लोगों के बीच में दहशत फैलाने के लिए, और दूसरा कि आगे कभी ये इस तरीके के खबरें फोर्सेस को ना दें। इसके बावजूद ये तो है कि खबरें जरूर आएंगी। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि जो सरेंडर्ड नक्सलाइट्स है उनके सुरक्षा पे काफ़ी ध्यान दें। प्लस जो सरेंडर्ड हैं उनके भी रिश्तेदारों के ऊपर काफ़ी निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि उनके ऊपर इस तरीके का हमला दोबारा ना हो। तो ये ज़रूरी है कि इनको या तो ऐसे जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहां वो सुरक्षित हों, या जहां पे भी ये रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट करा के कहीं नज़दीकी जहां सीआरपीएफ पोस्ट हैं या पुलिस के पोस्ट है वहां पे लाया जाए, ताकि वो बिल्कुल सुरक्षित रहें और इनके ऊपर इस तरीके का हमला ना हो। बिल्कुल सही आपने कहा। और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि हथियार छोड़े नहीं तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे। अशोक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को किस तरीके से आप देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप वैसे वक्त में जब 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय? जी तिवारी जी, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे डेजिग्नेशन को पूर्व डीजीपी उत्तराखंड कर दिया जाए। जी, मैं बीएसएफ में रहा हूँ, सीआरपीएफ में भी रहा हूँ। जी, दूसरा, ये जो है सबसे बड़ी बात ये फ्रस्ट्रेशन की है, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मे की ओर है। माननीय गृह मंत्री महोदय डेडलाइन दे चुके हैं, 31 मार्च 2026 तक खात्मा करेंगे। पहली बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। अदरवाइज मानसून में क्योंकि नाले नदियां नाले बढ़ जाते हैं तो इनको रीग्रुप करने का मौका मिल जाता था, और मानसून में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल होता है, तो उससे भी ये बौखलाए हैं। तो जिस तरह से नक्सलवादियों का खात्मा हुआ है और जिस भारी रेशो में नक्सलवादी सरेंडर करते जा रहे हैं, उन दोनों का ये असर है, उसी की बौखलाहट है, उसी की फ्रस्ट्रेशन है कि ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथी सरेंडर ना करें और उनमें डर बैठाएं, किसी तरह जो सरेंडर कर रहे हैं उनको मारे, उनके परिवार वालों को मारे, या जो पुलिस को सूचना दे रहे हैं, पुलिस और अन्य जो सिक्योरिटी संगठन है, तो उनको इसलिए उनमें टेरर फैलाने की कोशिश है। एक जैसे कहते हैं ना, हताशा में जो आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ करता है, तो ये लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो हमारे साथी छोड़ के जा रहे हैं वो न जाने पाए या पुलिस तक सूचना न जाए, जिससे कि हमारे अगेंस्ट जो ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिल रही है वो उतनी बड़ी सफलता न मिलने। तो मेरे विचार से ये इसका एनालिसिस है। बिल्कुल। वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नक्सल मामलों की जानकार हैं। वर्णिका जी, एक बड़ा सवाल ये कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि हथियार छोड़े नहीं तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात दोहराई है यहां पर कि मुख्यधारा से जुड़े, वापस लौटे, वादे से बेहतर हम करेंगे। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका आप देखती हैं, मुख्यधारा से जोड़ने की जो कोशिश है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका? देखिए, पहली बार किसी गृह मंत्री ने, मैंने पहले भी कई बार आपके कार्यक्रमों में कहा है और आज एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रही हूं कि पहली बार किसी गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये ऐलान किया है कि अमुक अमुक तिथि तक के हम नक्सलवाद मुक्त, भय मुक्त छत्तीसगढ़ को देख पाएंगे। और हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों में लगातार वो कवायद जारी है, चाहे वो गन के मोर्चे पे हो, चाहे वो मन के मोर्चे पे हो, लगातार वो कवायद जारी है। अब हम बात करते हैं मन के मोर्चे की। उस पूरे सुदूर वनांचल में जिन जगहों पे सड़कें नहीं थी, उन जगहों पे इन दिनों सड़कें भी बनी है। बीजापुर के चाहे हम पामेड़ वाले डिवीजन में
देख लें, कहीं भी देख लें, एक प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, लोगों के पास हमारी अप्रोच बढ़ी है। और इन सबसे बड़ी बात अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि चाहे आप इंसर्जेंट्स की ओर से की गई एक्टिविटी होती है या काउंटर इंसर्जेंसी की कोई भी एक्टिविटी होती है, केंद्र में आम जनता होती है। और वो आम जनता इन दिनों अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दीमक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो भी चाहती है कि हमको विकास करना है। लेकिन ये जो अंतिम पड़ाव में, जब अब ऐसा भी नहीं कहूंगी कि आखिरी लड़ाई हो चुकी है, नहीं, हम आखिरी चैप्टर में भी नहीं है, अब हम निर्णायक चैप्टर में है, चैप्टर क्लोज करने वाले हैं, वो उस बाउंड्री से बाहर की ओर खदेड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने पिछले कुछ दिनों से फिर से अपनी आमद बताने की कोशिश की है। और ये गुरिल्ला टैक्टिक्स का एक हिस्सा होता है, जिसमें वो आखिरी के पलों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं, बल्कि छिटपुट, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आकाश राव गिरिपुंजे जी की शहादत हुई थी, इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से बच्चों को, किन बच्चों को, जो बच्चों को वो क्रीम पॉइंट के रूप में अपने साथ भर्ती के रूप में लेके जाते थे, उन बच्चों की को आज वो उनकी शहादतें ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नई भर्ती बंद हो गई है, उनके पूरे जोन में, उनके पूरे डिवीजन में कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। इसके लिए वो क्या करेंगे? तो उन्होंने भय को सहारा लिया है, भय को सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। उन्होंने शुरू से एक ही बात दोहराई है, और वो क्या थी? भय बिना होए न प्रीति, क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है। पहले तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपक्रम अपनाए उस क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रचार का अभियान चलाया, लेकिन आज वो केवल दहशत के दम पे वहां पे लोगों को मौन करना चाह रहे हैं। और इसके पीछे उनकी एक ही स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, एक ही टैक्टिक्स वर्क कर रहा है, और वो है किल वन हिट फोर। एक को मारेंगे, चार को दहशत में लाएंगे, जिससे उसके ब्रेन में एक प्रकार से हम वो भय पैदा कर देंगे कि वो किसी भी प्रकार से पुलिस की सहायता करने के लिए या शासन के आमुख की सहायता करने के लिए एक कदम भी आगे ना बढ़ा सके। बिल्कुल सही आपने कहा। और 31 मार्च 2026 ये तारीख जो है, ये जो डेडलाइन है, क्योंकि कई कार्यक्रम हुए, कई दफा गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे पर आए, इस तारीख की चर्चा हुई। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है ये तारीख बदल जाए, पर ऐसा है नहीं, ये तारीख बदलने वाली है नहीं। तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है। एक बड़ा सवाल, नथानिएल साहब, 13 साल के बच्चे की हत्या, यह दहशत फैलाने की कोशिश है या दहशत है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि दहशत फैलाने की एक ये तरीका है इनका। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के बीच में इतना भय पैदा कर देते हैं कि आगे कोई किसी को खबर ना दे उनके प्रेजेंस के बारे में। तो ये ज़रूरी है कि इस तरीके, ये इनका एक टैक्टिक होता है कि लोगों को धमका के रखें। ये इधर परसुएशन मतलब उनको मना लिया जाए या फिर धमकी से किया जाए। तो जहाँ पर वो देख रहे हैं कि आजकल वो काफ़ी मार खा रहे हैं, हर जगह काफ़ी तादाद में नक्सली मारे जा रहे हैं और इनका तकरीबन अंतिम स्थिति पहुंच गई है। तो इस वजह से उनको पता है कि अगर हमने आगे थोड़े और चलाना है तो लोगों को धमकी देके, ताकि हमारी खबर फोर्सेस तक ना पहुंचे। तो इस तरीके की हरकत करते रहेंगे। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अबूझमाड़ से हिला दिए गए हैं, ये अब वहाँ पर आ नहीं सकते। वहाँ पहली बार हमारे यूनियन होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो इसके वजह से अब वो बाकी जगह भी कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में जाने के लिए, जहाँ पे अभी रिसेंटली 3 इनके बड़े दिग्गज नेता मारे गए, और उड़ीसा में भी इनका जाने का प्लान है अभी। तो ये कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ खाली करके, क्योंकि वहाँ पर बड़े जोरों से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ से निकल कर ये उड़ीसा जाएं या आंध्र प्रदेश में जाएं। और ज़रूरी है कि उड़ीसा पुलिस भी वहाँ पे काफ़ी हरकत में आए, ताकि ये लोग वहाँ पर जाके अपना अड्डा ना बसा सकें। अभी हाल ही में कर्नाटका ने भी बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पे नक्सलवादी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और वहाँ जो एंटी नक्सल जो फोर्स थी उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एंटी कम्युनल फोर्स के तौर पे। तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है। कर्नाटका में भी हो सकता है ये उस तरफ भी शरण लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि एंटी नक्सल फोर्स वहाँ है नहीं। तो ज़रूरी है कि एंटी नक्सल फोर्स चलता रहे जब तक कि पूरे देश में ये पूरी तरह खात्मा ना हो जाए इसका।
बिल्कुल सही आपने कहा। अशोक साहब आपके पास आएंगे और नए नक्सलिज्म को समझेंगे, नई परिभाषा को समझेंगे, बीते वक्त में जो बदलाव हुए उससे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया से। पंकज, हमारे सहयोगी लगातार उन इलाकों में जाते हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, कई नक्सलियों का जहां से ताल्लुक रहा है उन जगहों पर पहुंचे हुए हैं। तो पंकज, एक बड़ा सवाल यह है कि बीते दिनों के मुकाबले अगर 1-2 साल पहले की बात या अभी की अगर हम बात करें, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? जो पहले नक्सलियों को कई जगहों पर सपोर्ट मिल जाता था, क्या अब कैसी स्थिति है? अब कितना बदलाव हुआ है? देखिए, नक्सलियों का जो नेटवर्क तंत्र है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ये साल भर में ही जैसे सरकार ने जब से ऐलान किया है कि 31 मार्च की जो डेडलाइन दी है, उसके बाद नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान बस्तर के इलाके में उठाना पड़ा है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कैडर में जो जम करके नक्सली बैठे थे, बरसों से अपना ठिकाना बना के रखे थे, उन इलाकों में उनके पैर पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। लगातार उनके खिलाफ इस तरीके से बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि नक्सलियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पहले बस्तर को अपना सुरक्षित ठिकाना समझते थे और यहाँ पर बड़े नक्सली लीडर आकर के अपना सेफ जोन मानते थे। यहाँ तक कि अबूझमाड़ के इलाके को सुरक्षित मानते थे, मगर अबूझमाड़ जैसे इलाके में उनका जनरल सेक्रेटरी बसव राजू को फोर्सेस ने मार गिराया। तो इससे यह बात साबित हो रही है कि नक्सलियों के लिए कोई ठिकाना बस्तर में सुरक्षित नहीं बचा है। दूसरी ओर अगर ये बात करें कि 31 मार्च की जो डेडलाइन दी गई है, उस लाइन की ओर सरकार बढ़ रही है। लगातार नक्सलियों को बैकफुट पे ढकेला जा रहा है और नक्सली इससे पहले बीते महीने तक वो लगातार शांति वार्ता के लिए फड़फड़ा रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से सरकार टेबल पर आए और शांति वार्ता की बात हो, मगर जिस तरीके से उन्होंने 2-4 घटनाएं उन्होंने की बड़ी बड़ी, तो इससे लगता है कि नक्सली शांति वार्ता नहीं चाहते हैं और सरकार जिस पैटर्न पर आगे बढ़ रही है, इस पैटर्न पर अगर वो बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले जो 31 तारीख की जो डेडलाइन दी गई है, उसमें काफी हद तक जो हथियारबंद नक्सली हैं पूरी तरीके से बस्तर से पलायन कर जाएंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। अशोक साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि पहले कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक आपको याद होगा आइडियोलॉजी की बात होती थी सर, विकास की बात होती थी, मजबूरियों की बात होती थी, इन तमाम मसलों की बात होती थी। लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं। अब जो इस वक्त के नक्सली हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी परिभाषा आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब आइडियोलॉजी तो है नहीं, अब तो ये सीधे आतंकी जैसे आते हैं, आतंक मचा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, नई परिभाषा क्या है? विकास की बातें करते थे कि विकास नहीं हो रहा और इस नाम पे लोगों को बरगलाते थे, वो खुद ही विकास नहीं होने देते थे। मेरी 2 बटालियन 2010 में इसी एरिया में थी, बीजापुर और छत्तीसगढ़ एरिया में। तो वो सड़क नहीं बनने देते थे, वो बिजली पानी नहीं जाने देते थे, वो टेलीकॉम नेटवर्क नहीं जाने देते थे। तो डेवलपमेंट नक्सल खुद रोक रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये उनकी जमीन खिसक रही है। ये प्योर और क्लियर कट आतंकवाद है। आप ये समझिए, 13 साल के बच्चे की हत्या करना, कौन सी आप किस न्याय की मांग कर रहे हो? लोगों को बरगला रहे हो। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और ऐसे लोगों के पक्ष में भी ना कुछ तथाकथित मानवाधिकारवादी आते हैं, आपको पता है। उनका भी कोई सेंस नहीं, वो इलॉजिकल है, क्योंकि इन लोगों की ये सिर्फ पावर ऑफ बैरल ऑफ गन में विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमें स्ट्रॉन्ग हैंडेड ही डील करना चाहिए। इनका और कोई इलाज नहीं है। ये जो सरकार ने दिया कि भाई ठीक है, जो शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं वो सरेंडर कर जाएं, अदरवाइज कोई माफी का कॉलम इनके लिए नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के प्योर एक्सटॉर्शनिस्ट और आतंकवादी हैं। दिस इज व्हाट आई वुड से। बिल्कुल सही आपने कहा सब। वर्णिका जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आप तो काफी वक्त से ऐसे मामलों पर चर्चा कर रही हैं और काफी करीब से आपने इन मामलों को समझा है। बीते 1 साल में अगर हम बात करें, बीते 1 सालों की, तो कितना बड़ा बदलाव आप देखती हैं उन इलाकों में? नक्सलिज्म के खात्मे को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें, या मुख्यधारा से जोड़ने की जो कोशिश है, इन तमाम मामलों को लेकर? नहीं, मैं एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों में ऐसे अचानक से नहीं हुआ है कि घोषणा हुई है और तुरंत ही। लेकिन एक बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि अब सुरक्षा बलों का मनोबल भी बहुत उच्च है और दूसरा, वहां की आम जनता भी पुरजोर चाह रही है कि अब वो आगे बढ़े और केवल भय मुक्त ना हो, बल्कि विकास युक्त छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़े करके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है अमृत जी कि वहां पे जो लोग हैं उनको आज की डेट में ये बिल्कुल अब ये वो कटिबद्ध हो चुके हैं कि सरकार यदि हाथ बढ़ा रही है तो हमको भी आगे बढ़ना है। और जो माओवादी अपनी नई भर्ती करते थे उसमें 15 से 25 वर्ष के नवयुवकों को लेके जाते थे, तरुणों को लेके जाते थे। अब वो उनसे छोटे लोगों को भी लेके जाने लगे थे
और आप देखिए जिनको वो अभी मार रहे हैं वो किन लोगों को मार रहे हैं, इन्हीं कम एज के, जिन 13 साल के बच्चों के लिए हम बात करते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की, उनकी सहभागिता की, आप तो उनसे उनके जीने का हक ही छीन के ले जा रहे हैं। तो आप कौन से कल्याण के लिए, किस कल्याण के पदार्पण के लिए आए थे? आज तो मैं कहूंगी वो बैकफुट नहीं बल्कि बेयर फुट यहाँ से भागने की तैयारी में हो जाने चाहिए है। और वाकई बहुत अच्छी तैयारी है, वहां के आम जनता में एक सकारात्मक पहल हुई है पिछले कुछ दिनों में, मैंने देखा है कुछ नई स्कीमों को लेके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको आज उन्होंने हताहत किया है वो भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी, पर उन्होंने उन्हीं लोगों को जो मास में जाकर के संदेश पहुंचाते थे उन्हीं को मारने का काम किया है, उन्हीं युवाओं को मारने का काम किया है जिनकी भर्ती कम हो गई थी। ये चीज आप देखिए कि वो टारगेटेड लोगों को मार रहे हैं जिनसे एक मास में संदेश जाए और लोग इस मतलब मुहिम में किसी भी प्रकार से शामिल ना हो पाए करके। ये उनकी बहुत ही तुच्छ और कायराना हरकत है। बिल्कुल। नथानियल साहब, एक बड़ा सवाल है, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का जिक्र किया है उसके बाद वे इस तारीख को कई दफा उन्होंने दोहराया है और उनके दौरे के वक्त भी इन तारीखों को दोहराया जाता है। जब भी एक्शन लिए जाते हैं, जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो हम सब 31 मार्च 2026 की तारीख को दोहराते हैं। सर, ये 30 मार्च नहीं है, 1 अप्रैल भी नहीं है, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर वाली तारीख है, लेकिन आखिर क्या स्पेशल आप देखते हैं 31 मार्च 2026 में? किस तरीके से वो प्लानिंग की गई होगी? क्या खास आप इस तारीख में देखते हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें प्लानिंग के दौरान ये देखा गया होगा कि 1 साल के अंदर अंदर ये निपट सकते हैं, लेकिन कुछ मार्जिन आगे दिया गया है। ये प्लानिंग तो पिछले साल से हुआ है, लेकिन कुछ मार्जिन और दे के उन्होंने करीबन 5-6 महीने और एक्स्ट्रा दे दिए ताकि हम निश्चित रूप से कह पाए कि मार्च 31 तक ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सब जगह, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक नक्सलवादी बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि अभी बारिश के दौरान भी ऑपरेशन जारी रखे जा रहे हैं। पहले तो ये था कि बारिश के दौरान ऑपरेशन बंद किए जाते थे क्योंकि नदियाँ ओवरफ्लो कर रही थी और भी कई प्रॉब्लम्स होते थे जंगलों में, तो उस वजह से पहले ऑपरेशन स्थगित कर दिए जाते थे। अब जो है ऑपरेशन चालू रख रहे हैं और ये लोग, इन लोगों के बीच में भगदड़ मची हुई है। तो इससे यह है, जाहिर होता है कि इस साल के अंत तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर इसी तरीके से ऑपरेशन चलाए जाएं तो इस साल के अंत तक नक्सलवादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सभी दूसरे प्रांतों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती। तो प्रॉब्लम को बिल्कुल टोटली सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेट्स इससे अफेक्टेड हैं वहाँ पर पूरे जोरों से ऑपरेशन चलाया जाए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन किया गया, हॉक फोर्स, वहाँ पे जो उनकी स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उन्होंने भी 4 बड़े नेता को मार गिराया। तो इस तरीके से हर स्टेट में अगर इनकाउंटर किए जाते हैं और इंटेलिजेंस के आधार पे ऑपरेशन किए जाते हैं तो ज़रूरी है कि ये सब मारे जाएंगे और साथ साथ सरेंडर होने के भी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ऑपरेशन के दौरान इनके मारे जाने का काफ़ी अंदेशा है। तो मारे जाने से अच्छा सरेंडर कर दें, और सरेंडर करने से कम ये है कि ये साधारण जीवन जी सकते हैं, इनको मकान दिया जा रहा है। और जो भी हमारे सरेंडर पॉलिसी हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के, वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि उसमें जो भी सरेंडर करता है उसको मकान भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाता है काफ़ी बड़े अमाउंट में, और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कोई ना कोई नौकरी करने के लिए। प्लस उसके अलावा बस्तरिया बटालियन है, डीआरजी है, जिसमें वो रिक्रूट भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। को देखते हुए काफ़ी तादाद में सरेंडर चांस होने के चांसेस भी हैं और इनके मारे जाने के भी चांसेस हैं अगर वो सरेंडर नहीं करते। बिल्कुल सही आपने कहा सर। अशोक साहब, नथानियल साहब ने जिस मसले का जिक्र किया है, सरकार की जो योजनाएं, जिसका एक व्यापक हम असर भी देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नक्सली खेमे में इस योजना ने खलबली मचा दी है। क्या कहेंगे आप, शॉर्ट में प्लीज? बिल्कुल खलबली मचाई है, इसलिए घबराहट है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए इस तरह के जो है ना हरकत है, जहाँ 13 साल के बच्चे को इनको मारना पड़ रहा है।
पर इनका नेथनियल साहब ने जो एक बात कही है वो इम्पोर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कि जो ये दंडकारण्य के चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, कंटिन्यूटी का जो क्षेत्र है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, फिर उड़ीसा का, आंध्रा का, तो इसमें ये अंदर अंदर जाकर के स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें ये जो घेराबंदी है, खाली छत्तीसगढ़ अकेले से नहीं काम चलेगा, चारों तरफ को ही इनको करना पड़ेगा। पता चला है फिर कोई सरवाइव करके और 31 मार्च के बाद कोई घटना करी। वैसे प्लानिंग बहुत सुदृढ़ है, और ये बात हमें इस बात का ख्याल रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। पंकज, एक सवाल शॉर्ट में आपसे आंसर चाहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जब भी छत्तीसगढ़ दौरा होता है या नक्सल प्रभावित इलाकों में जब वे पहुंचते हैं तो एक अलग तस्वीर नजर आती है। सीधे तौर पर यह लगता है कि गृह मंत्री काफी सीरियस है ऐसे मसले को लेकर। एक बार फिर वे आए, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? दरअसल देखिए, जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है तो नक्सलियों में घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि उनके ही डिसीजन के बाद से ये सारे बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि ये जो घटनाएं छुटपुट नक्सली कर रहे हैं, ये यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी हमारा वजूद यहाँ पर बस्तर में मौजूद है। इसलिए ये इस तरीके की सॉफ्ट जो टारगेट है ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। मगर ऑपरेशन लगातार नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर सभी नक्सल प्रभावित जिलों में लगातार चलाए जा रहे हैं। पूरे जिलों का समन्वय एक जिले से दूसरे जिले से करने के बाद ही ये सारे ऑपरेशन निकाले जा रहे हैं। जवानों का इनपुट बड़ा है, नक्सलियों का जो इनपुट है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, इसलिए जवान उन पर लगातार पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। और 31 मार्च 2026 गृह मंत्री ने फिर से उस तारीख को दोहराया है। तो ये तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि बदलेंगे तो वो निशान जो नक्सल प्रभावित जिलों के ऊपर लगाए जाते हैं उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एमपी नथानियल साहब, अशोक कुमार साहब आपका, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना।